आप लोग देख रहे हैं शाम की चाय विद डॉक्टर आफिया। आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी को पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। एक ज़माना था, एक वक्त था जब कैंसर को समझा जाता था कि दिस इज़ इट, बस इसके साथ कम्प्लीटली डेथ ही रिलेटेड है। और अब कैंसर हो गया है, सो देयर इज़ नो वे आउट, कोई सोल्यूशन नहीं है। या तो वो बॉडी का पार्ट वो जिस पे भी हुआ है उसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, रियाकर हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। कीमो, रेडियो, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। इनफैक्ट एक ज़माने तक तो लोगों को ये भी नहीं पता था देयर इज समथिंग विच इज़ कैंसर। फिर पता चला कि भाई कैंसर के से जैसी भी कोई बीमारी होती है और किस किस जगह की हो सकती है और कैसे कैसे क्योरेबल है। कैंसर को जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए उतनी आसानी से क्योर हो जाता है। जितनी कॉम्प्लिकेशंस उसकी कम हुई भी हों उतनी आसानी से पेशेंट रिकवर कर जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हम इसे कहें कि इट्स अ कम्प्लीटली डेडली डिजीज़। हाँ, अगर इसकी स्टेजिंग एक तरीका होता है जिसको स्टेज करने का कि कौन सा स्टेज है और कौन सी वो, तो अगर इसकी स्टेज बहुत आगे की तरफ बढ़ चुकी है जहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो चुके हैं और ख़तरनाक लिमिट तक इन्वॉल्व हो चुके हैं, हाँ, उस कैंसर को अक्सर ट्रीट नहीं किया जा सकता। या अगर उसको रिमूव करते हुए कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बॉडी का साथ में रिमूव हो रहा है जिसके बगैर अगेन ज़िंदगी जो है वो इम्पॉसिबल है, तो वो कैंसर मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना। कुछ कैंसर्स जो हैं वो नज़र आ जाते हैं मोल की फॉर्म में, डिफरेंट शेप्स होती हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं, पता चल जाता है देयर समथिंग रॉन्ग। कुछ कैंसर्स जो है ना वो पता नहीं चलते, जिसमें हमारे बेसिकली पूरे जीआईटी ट्रैक, पूरा इंटेस्टीन, पूरे ये स्टमक, ये वो कैंसर्स हैं जो कि बहुत देर में और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने के बाद ही पता चलते हैं। और उसमें होता है कि पेशेंट जो है वो यूजुअली साइन और सिम्टम्स इग्नोर करता है और जब तक खुदा न खास्ता लास्ट स्टेज तक ना आ जाए तब तक। तो आज हम जी कैंसर के हवाले से बात करेंगे और जितनी नॉलेज दे सकते हैं इस हवाले से, ताकि हम सब जो है बिल्कुल जैसे कहते हैं ना रेड अलर्ट रहे इस बारे में और हम लोग को पता हो कि किस चीज़ को कैसे चेक करना है, कौन सी चीज़ नॉर्मल है, कौन सी चीज़ जो है वो थोड़ी सस्पिशियस होती जा रही है। ठीक है जी, लेकिन आपने क्या करना है, आपने हमारे सोशल मीडिया के फोरम्स पे हमारे साथ रहना है, जिसमें हमारा फेसबुक का पेज, हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल और हमारा यूट्यूब का चैनल और feedback@hnow.tv। आज जी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे पास बड़ी कमाल की डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। ब्रेस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं प्रोफेसर डॉक्टर फारिया उस्मानी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। माय प्लेजर, शुक्रिया। ओके, नहीं सीरियसली इट्स ऑलवेज लवली हैविंग यू इन द शो। अच्छा, हम डॉक्टर साहिबा से वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से बात करते हैं कि ऐसा भी क्या हो गया कि हमें कैंसर डे बनाना पड़े। देखिए 4 फरवरी बेसिकली ये जो मिलेनियम का स्टार्ट था, इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं हिस्ट्री, कि ये चार्टर ऑफ पेरिस में 2000 में सारे जो भी डॉक्टर्स, फिजिशियंस, बिजनेसमैन एंड ये सब जमा हुए एंड इन अ समिट दे डिसाइडेड कि हम 4 फेब को ये करेंगे। इसके फ्यू चार्टर्स थे और हर साल का, हर फ्यू 3-4 इयर्स का एक मोटो होता है, एक थीम होती है इसकी। जैसे इस दफ़ा की जैसे है कि क्लोज द केयर गैप, 2000 केयर गैप, ये 2022 से 2024 तक का है। ओके, ठीक है। इसमें बेसिकली इसके 4-5 एम्स हैं। सबसे पहले के इंक्रीज़ करवाना सबको एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि हेल्दी बॉडी होगी, हर चीज़ के चांसेस, हर बीमारी के चांसेस कम होंगे। सेकंड ये कि अर्ली डिटेक्शन, अवेयरनेस किस तरह के उसके सिम्टम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं कि जो कि यूनिवर्सली हर कैंसर के लिए जो है ना वो हैज़ार्डस हैं। हम उस पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी, उनसे अवेयरनेस प्लस इसके सिम्टम्स से अवेयरनेस। फिर पेशेंट्स को या लोगों को अर्ली डिटेक्शन के लिए मोटिवेट करना। क्यों अर्ली डिटेक्शन के लिए मोटिवेट करना? बिकॉज कि अगर कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो कि 100% क्योरेबल हैं, फिनिश हो जाते हैं, जैसे थे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद इसकी स्टेजिंग वगैरह होती है, वो डिफरेंट होती है। ज़ाहिर है कि अब लेट स्टेज में तो कोई भी चीज़ क्योरेबल नहीं होती।
थर्ड ये कि इसकी कुछ इम्यूनाइजेशंस ऐसी हैं कि जिनको करवाने से आप कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी की इम्यूनाइजेशन जो कि लिवर कैंसर से प्रिवेंट करती है। सेकंड आपकी जैसे HPV पेपिलोमा वायरस की करती है, सर्वाइकल कैंसर की करती है। हम लोगों को इनकी अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे लिए ये इम्यूनाइजेशंस क्यों इम्पॉर्टेंट है। HPV की इम्यूनाइजेशन विच इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड हेपेटाइटिस बी, ये दो आपकी इम्यूनाइजेशन है जो कि आपके एक तो कैंसर लिवर को एक वो रखेगी, एक सर्वाइकल कैंसर को, दोनों कैंसर्स आपको से सेफ करेगी आपको। तो जितनी भी फीमेल्स इस वक्त देख रही हैं अपने बारे में और अपनी बच्चियों के बारे में आपको थोड़ा सा इस बारे में कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप लोगों की ये वैक्सीनेशन हुई हुई है। नेक्स्ट मैम, सबसे पहले क्या होते हैं? कॉजेज़ क्या होते हैं? देखिए कॉजेज़ इसमें बहुत सारे बहुत कॉमन हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स में होते हैं, जैसे कि टोबैको, राइट, अल्कोहल, हाई फैटी डाइट्स जो लेते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। एक जो है फैक्टर जो है वो हेरिडिटरी या फैमिलियल भी होता है कैंसर्स का, उसमें चले हम कुछ नहीं कर सकते, बट उनमें उन पेशेंट्स को उनको अवेयर होनी चाहिए, ये नहीं छुपाना चाहिए नहीं हमारी फैमिली में तो कुछ नहीं है। अर्ली डिटेक्शन या स्क्रीनिंग को अगर वो अपने आप को अर्ली सबमिट करें तो होने से पहले या जस्ट बिगनिंग पे ही वो पिक हो जाएगा। अच्छा मैम, हम क्या थोड़े कॉजेटिव एजेंट्स पे बात करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें इसको कॉज करती हैं? देखिए जैसे कि टोबैको स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग माउथ कैंसर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और भी बहुत सारे स्मोकिंग का जो है वो लंग कैंसर्स पे है, बहुत सारे इवन जो इंटेस्टाइनल पैंक्रियाटिक कैंसर्स होते हैं उसमें भी है, अल्कोहल का है, और जेनेटिक भी हैं, फैमिलियल फैक्टर्स भी हैं, जो अनसेचुरेटेड फैटी डाइट्स हैं जो ये कि हमारे फास्ट फूड्स हैं, और बहुत ज़्यादा घी और मुरक्कन वाली डाइट्स हैं, ये भी कैंसर कॉजिंग में आती हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लैक ऑफ नहीं लेना, लैक ऑफ एक्सरसाइज और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये सब जो हैं एक तरह से उसका कंट्रीब्यूट करते हैं। राइट। अब जो फैमिलियल हैं, ठीक है कि वो हमारे हाथ में नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है, बट ये कि आप उनको अगर एड्रेस करें और उनको समझें कि ठीक है मेरी अम्मी, नानी, खाला, फूफी किसी को हुआ था, तो मैं अगर अपनी स्क्रीनिंग में ज़्यादा विजिलेंट हो जाऊं तो उनकी अर्ली डिटेक्शन हो सकती है, उनको अर्ली कॉज हो सकता है, या उनके जो माइनर सिम्टम्स होते हैं कि कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या कोई एबनॉर्मल लम्प फील हो रहा है, उसमें कोई हार्म नहीं है कि अगर वो प्रॉपर डॉक्टर को जाके दिखाएं। आई मीन टू से प्रॉपर के उसी स्पेशलिटी के डॉक्टर को दिखाएं। लोग जाते तो हैं जनरल फिजिशियंस के पास चले एग्जैक्टली या अब हम अगर किसी का फ्रैक्चर हो तो कभी कोई शख्स जो है वो ऑर्थोपेडिक के अलावा नहीं जाता कि गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाए, ऑब्वियसली ना, लेकिन ये कि अब ब्रेस्ट कैंसर है या लंप है या कुछ है वो चले जाते हैं गायनाकोलॉजिस्ट के पास। इनिशियली समझ नहीं आता ना, देखिए इनिशियली इसीलिए मतलब ये जो अल्सर छोटे से दाने की तरह, अल्सर की तरह, तो वो कहता है कि ये तो कोई ऐसी नॉर्मल सी चीज़ है, जाके दिखा देते हैं क्या है। वो बात वो भी बड़ी बात है अगर ऐसे सोच लें तो। हाँ, मतलब ये उनके लिहाज से ठीक है, इट्स ओके, बट ये जो 4 फ़ेब है, कैंसर डे है, इसका मतलब जो मेन एम ही है कि जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूटरी बातें हैं ये लोगों के माइंड में बोर करना, कि ना इनको इस तरह से ना करें, प्रॉपरली जाएं, प्रॉपर दिखाएं, और हर चीज़ को अपने हेल्थ वाइज अपनी सेल्फ को ना इग्नोर ना करें। हमारी कम्युनिटी में स्पेशली ये बहुत कॉमन है कि सब चीज़ों पे अटेंशन पे करेंगे कि कहाँ जाना है, क्या ड्रेस पहनना है, किस तरह रहना है, बट हेल्थ छोड़ो, कुछ नहीं, पैनाडोल खा लो, सही हो जाओगे, सही हो जाएगा। तो वो जो इग्नोर करते हैं और जब चीज़ बड़ी हो जाती है फिर कहते हैं ओके हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर का तो काम ही है इतना लंबा वो बता देना, और फिर कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, और क्योंकि वो जानबूझ के पैसे बना रहे हैं। हाँ और ना वो डेथ हो गई, यस, ये क्यों टेस्ट कर रहा है, ये देखो जानबूझ के पैसे बनाने के तरीके। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं। अब कुछ टेस्ट हैं बहुत छोटे छोटे से हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे अगर किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है तो BRCA1 BRCA2 जीन्स का टेस्ट करवा सकते हैं वो। ओके। तो उससे ये होता है कि पता चल जाता है कि उनके अंदर ससेप्टेबिलिटी है कि नहीं है, और आगे उनको इन फ्यूचर वो रहना चाहिए। बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत से लोग प्रोफाइलेक्टिक जिनमें पॉजिटिव आता है मास्टेक्टमी करवा देते हैं कि बिकॉज वी आर पॉजिटिव। करा लेते हैं? यस, आई एम नॉट, मतलब मैं एडवोकेटिंग के आप इस तरह करो, बट ये कि आप कम से कम ज़्यादा विजिलेंट तो हो जाओ ना।
मतलब ये तो बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो गए कि पता नहीं ना भी हो और आपने बस करा नहीं, दिया। मतलब ये कि जिनके पॉजिटिव आते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा जिनके पॉजिटिव आते हैं। हाँ। ओके ओके। अब स्टूल टेस्ट है, स्टूल में एक फीकल ऑकल ब्लड होता है, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है और बहुत ही मतलब मनी वाइज भी इतना ज़्यादा नहीं है कि एक्सपेंसिव हो, बट उससे आपका जो है रेक्टल कार्सिनोमा, कोलोनिक कार्सिनोमास डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोलोनो जिनकी फैमिली में है या जिनकी फैमिली में पॉलीपोसिस की है, उनको अपनी जो है वो मतलब ईयरली या 2 इयर्स पे, जैसे कि डॉक्टर एडवाइस करे, कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए, बायोप्सी करवानी चाहिए। लोग उसको कहते हैं डॉक्टर तो पैसा बनाने के लिए ना, ये कह रहा है कि ना बस तुम आओ हर 6 महीने पे दिखाओ, साल पे करवाओ या इस तरह की अच्छा, चीज़ें। हम लिस्ट डाउन करते हैं वो टेस्ट जो कि आपको साल में एक दफ़ा ज़रूर करवा लेने चाहिए या फिर वंस इन योर लाइफ टाइम ज़रूर करवा लेने चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपने अभी ब्रेस्ट कैंसर के जीन्स का कहा, जीन 1 एंड जीन 2। हाँ, BRCA1, BRCA1, BRCA2। BRCA1 एंड BRCA2, ये 2 टेस्ट अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हुआ हुआ ब्रेस्ट है या कोलोनिक है या ओवेरियन है, ओवेरियन है, ये सारे रिलेटेड टू ये हैं कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। या उनकी फैमिली के मेल्स में टेस्टिकुलर ट्यूमर है, तो ये उनमें भी ये चांसेस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और फीकल ऑकल ब्लड है। एज अबव द 35-40 ईयर्स स्क्रीनिंग मेमोग्राम करवाना चाहिए ईयरली। स्क्रीनिंग मेमोग्राम कराना, yes. पर वो कहते हैं ये बार बार मेमोग्राम कराने से भी कैन कॉज कैंसर एज वेल, ये भी इसके ऊपर लोगों का थोड़ा सा डाउट आ चुका है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोग इस तरह से कंसिडर करते हैं, लेकिन नहीं। एक तो आप जिनमें एज अबव द 35 एंड 40 ईयर्स करते हैं, साल में एक दफ़ा करते हैं, सिंगल फिल्म होती है, कोई इशू नहीं होता है। और जिनमें ज़्यादा सस्पिशन होता है उनको ज़्यादा विजिलेंटली करवाना होता है, वरना समटाइम्स हम 2 इयर्स का गैप भी दे देते हैं। अच्छा, और उससे पहले इसके अलावा हम उनका करें ना जिनका BRCA1 और BRCA2 जो है वो पॉजिटिव आ रहा हो, या हर एक को कराने की ज़रूरत है? हर एक को कराने की ज़रूरत है। न्यू केसेस भी तो होते हैं, न्यू केसेस भी तो होते हैं, सही बात। सर्वाइकल पैप स्मेयर करवाने चाहिए। ये वो स्क्रीनिंग टेस्ट्स हैं, फ्यू ऑफ देम, लिस्ट तो बहुत सारी है, लेकिन वो तो जब और बताएं, सारे बताएं, आज सारे जितने टेस्ट हम बता सकते हैं यहाँ पे, हाँ सब बताइए। देखिए, वो तो फिर प्रोग्नोस्टिक उसमें आ जाते हैं, ये तो स्क्रीनिंग में आते हैं। अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन वाले टेस्ट बताइए। अर्ली डिटेक्शन वाले यही टेस्ट हैं। अब अगर किसी को देखें, देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। हम ये नहीं करते, जैसे लोग आते हैं हमारे टेस्ट करा दो, भाई किस चीज़ के टेस्ट करा दो, कहीं पे कोई सिम्टम होगा, कुछ होगा तो रिलेटेड टू दैट कराएंगे। अब अगर किसी के लोअर एब्डोमिनल पेन है या एबनॉर्मल ब्लीडिंग है पर वजाइनम में, या उसको हैवीनेस फील हो रही है, ओवेरियन सिस्ट है, हम एक सिंपल सा टेस्ट अल्ट्रासाउंड उसका करवा के देखेंगे। हमें उसमें कुछ शक हो रहा है तो ठीक है, वी गो फॉर कि हम उसका MRI पेल्विस करवाएं एंड देन CA-125 करवाएं। CA-125 which is दिस इज़ अ प्रोग्नोस्टिक मार्कर के मतलब बग़ैर बायोप्सी किए अगर रेस्ड है तो हमें ये है कि ये कैंसर हो सकता है। ओके, जैसे लिवर कैंसर में अगर एक हमें नोड्यूल नज़र आ रहा है लिवर में, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये हिपेटोमा है, गो फॉर CT स्कैन, हम उसमें अल्फ़ा फीटोप्रोटीन भी करा सकते हैं। कुछ टेस्ट कुछ जगहों के लिए आप LDH को भी लेते हैं। फिर प्रोस्टेट में आप अच्छा, आप एक काम करें, 1 मिनट, हाँ नॉर्मल लोग, आप लोग ने ये टेस्ट के नाम के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहेंगे इतनी ये मुझे याद भी नहीं रहेंगे क्या नाम ले रही है। आप बस ऐसे याद रखें कि कोई भी आपको सिम्टम ऐसा अजीब सा है जो कि पहले नहीं था, उसको जाके उसकी रेलिवेंट फील्ड से बस दिखा दे, बाकी काम उनका है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये तो बहुत, जैसे आपने कहा नहीं नाम बताएं, तो मैंने कहा देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेस्ट, और वो हर जब तक के पेशेंट को नहीं, लोग इसी तरह फ़ोन करते हैं आप टेस्ट बता दें हम टेस्ट करवा लेंगे। पेशेंट को देखना, उसकी हिस्ट्री सुनना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। 80% ऑफ द डायग्नोसिस इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, राइट। तो जब वो होगा कि इसको बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, तो फिर उससे रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन एडवाइस होंगी। फिर हर एक को तो नहीं हम कैंसर सस्पेक्ट करते,
कुछ को जो नहीं हम सस्पेक्ट करते, तो वाई किनको टू गो फॉर। सस्पेक्ट करते हैं हम उस पर बात करेंगे। बात कर रहे हैं कैंसर के हवाले से क्योंकि आज है वर्ल्ड कैंसर डे। अभी हम बात कर रहे थे कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं और क्या क्या होने चाहिए। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके अंदर कोई ना कोई सिम्टम ऐसा आ जाता है, कोई दाना ऐसे निकलाता है, कोई अल्सरेशन ऐसी शुरू हो जाती है कि उनको वो दिखा के उसको डायग्नोस करवाना बहुत ज़रूरी है। तो मैम अब मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं, वो कौन लोग होते हैं जिनको हम सस्पेक्ट करते हैं कि दिस कैन बी कैंसरस, ये दिखाना चाहिए। देखें, एक जनरल रूल, एज अ रूल मैं एक बात बता रही हूँ पहले, कि कहीं पे भी आपको अपने जिस्म में कोई एबनॉर्मेलिटी लगती है तो उसको डॉक्टर के साथ डिस्कस करने में हेजिटेंट ना हो। चाहे वो आपको लगे कि नहीं नहीं ये बेकार की चीज़ है, या मे बी डॉक्टर हंसेगा या कुछ होगा, कुछ कोई नहीं हंसेगा। समटाइम ऐसी ही चीज़ें जो हैं वो पिक होती हैं। बाकी बात ये है कि कोई दाना है, बहुत से लोग कहते हैं अरे ये तो पड़ा हुआ है 1 साल से, कुछ नहीं कर रहा। हाँ। नहीं, आपको उसको देखना चाहिए। हाँ, कुछ है ही नहीं, पेन भी नहीं है। पेन भी नहीं। मेरी नानी को पिछले 10 साल से है दाना। अब नानी को कौन सा दाना था और आपको कौन सा दाना हो रहा है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। फिर उसके बाद ये कि नानी को गर्मी दाने थे, आपको कुछ अल्लाह ना करे। फिर सडन इंक्रीज इन साइज, सडन इंक्रीज इन साइज, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होना, यानी पहले थोड़ा सॉफ्ट था अब हार्ड हो गया है, फिक्स हो गया है। फिक्स हो गया है। उसके ऊपर अल्सरेशन होना या स्किन चेंजेस आना, कहीं पे भी कोई ब्लीडिंग या कोई डिस्चार्ज होना। तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना 1 मिनट के लिए। इवन शेप का भी होता है इसकी, इरेगुलर होती है, लेकिन वो तो मतलब ये कि पेशेंट के लिए समटाइम्स एड्रेस करना मुश्किल हो जाता है कि वो इतने ही कर लें तो बहुत है, बस इतना ही कर लें, हाँ इतना ही समझ लो, ठीक है। सही। बेसिकली वो तो बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं कि फिक्स है, फिक्सिटी है, अंडरलाइंग से, ओवरलाइंग से, लिम्फ नोड्स हैं, ये हैं। नहीं, लेकिन तो ये थोड़ा डॉक्टर के लिए छोड़ दें। ये डॉक्टर के लिए छोड़ दें आप। बस आप ये समझे कि कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा है कि एबनॉर्मल सी एकदम से आ गई है, और इसकी थोड़ी सी ड्यूरेशन का भी होता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ स्टे कर रही है। देखें, इन शॉर्ट ड्यूरेशन, हाँ, देखें अगर वेट लॉस एक आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपका अनइंटेंशनल विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स टाइम सडन मोर देन 4 kg आपका लॉस हुआ है, अनटिल आप वेट लॉस प्लान पे हो। हाँ एग्जैक्टली, तो ये नहीं कि हो गया होगा, देयर इज समथिंग इन योर बॉडी के जो कि कर रही है ये, तो आपको इसके लिए भी विजिलेंट होना चाहिए। इसी तरह कहीं पे मोल होता है, बहुत कॉमन है, ये मोल तो 15 साल से है, मुझे कुछ नहीं कर रहा। क्या वो एकदम से उसमें चेंज हो सकता है, और वो उसका टेक्सचर चेंज हो सकता है, उसकी ओवरलाइंग क्रस्टिंग आ सकती है, उसमें से ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है, या वो मतलब कि हार्ड हो सकता है, वो अल्सरेट कर सकता है। समटाइम्स ये होता है कि ना अचानक से एक ब्लैक सा मोल निकला, कोई बात नहीं, मोल तो निकलते रहते हैं, हम क्यों इसको बॉदर करें, बट वो मेलेनोमा भी हो सकता है, जो कि बहुत डेडलीस्ट ट्यूमर है। वो बेसल सेल और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना वो इग्नोर ना करें। मतलब ये आता है ऐसा छोटी चीज़ ही है, और फिर आकर जब ये घर अपना बना लेता है तो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। माउथ ओपनिंग लिमिटेड हो रही है, ख़ास तौर पे ये जो सबसे बड़ा तो फैक्टर ये हमारे यहाँ ये जो मावा और ये इस तरह के चालिया गुटखा वगैरह जो लेते हैं, ये बहुत बड़ा है। और बहुत यंग पेशेंट्स में मैंने देखा है कि थ्रू एंड थ्रू होल्स होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और वो इवन खाने से भी पड़े हुए कीड़े भी, मैगेट्स तो लेट स्टे। और फिर वो कहते हैं हम गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने इतना हज़ारों का लाखों का बिल बना दिया और कुछ भी नहीं हुआ, एंड पेशेंट एक्सपायर्स विद इन फ्यू डेज टाइम और फ्यू मंथ्स टाइम। या कोई वाइटल वो चीज़ ऐसी अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेता है कि फिर आप इसको रिमूव ही नहीं कर सकते। हाँ, यूजली वेंट बाइप और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये तो चले वो साइन एंड सिम्टम हुए जिस पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना है, अब फ़ौरन से उस चीज़ से रिलेटेड डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, जो चीज़ बहुत मुश्किल होती है डायग्नोस करना वो होते हैं मैम ये GIT के ट्रैक के कैंसर्स, ये काफ़ी लेट पता चलते हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए लेट पता चलते हैं, लेकिन इसमें भी आपको जो है ना थोड़ा सा, अगर आप लोग जो भी पेशेंट्स हैं अपनी हैबिट्स को ना देखें, नोट डाउन करें। एक तो ये जो बहुत मिर्च मसाले का खाना और जो
लेट नाइट मील्स होते हैं ये नहीं लेट लेने। नाइट मील्स, मिर्च मसाले वाले खाने, हाँ, बहुत ज़्यादा तेल घी वाले खाने। बारबेक्यू और बारबेक्यूट और ये स्मोक्ड बहुत ज़्यादा लेना। बारबेक्यू को तो लोग प्रेफर करते और हैं वेट बीफ लॉस नहीं, के लिए। वेट लॉस के लिए करते हैं, बट चारकोल ह्यूमन लॉस भी हो जाता है इसमें कभी कभी। हाँ, ओके। तो इसलिए इसलिए इतनी सीरियस बात पे कौन हंसता है। हाँ जी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। फिर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रिपीटेडली हो, गो टू सी एंड सम डॉक्टर्स। कोई आपको एबनॉर्मल वॉमिटिंग्स हो रही हो या म्यूकाइड डिस्चार्ज हो बॉटम होल से, तो उसको भी देखना चाहिए। कभी ब्लीडिंग हो पर रेक्टम पर एनम, तो उसको भी ऐसे नहीं इग्नोर करना चाहिए, हो गई होगी ब्लीडिंग। और जो मैंने आपको वेट लॉस का कहा कि सडन ड्रॉप इन योर द वेट ऑफ द पेशेंट, वो भी एक इंडिकेशन है कि हम तो खा रहे हैं ड्रॉप सब का कुछ। मतलब ये नहीं कि रात को 4 किलो ज़्यादा था और सुबह, पर 1 महीने के अंदर अगर हो रहा है तो हाँ, विद इन 1 मंथ्स टाइम कि अगर आपका हो रहा है विदाउट योर मतलब अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल, एग्जैक्टली। हाँ, तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। और वैसे रेगुलर जो है एंडोस्कोपी इन एंड सब चीज़ों को कोलोनोस्कोपी, दिखाना भी चाहिए। हाँ, हाँ दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए। हाँ, और ये जो मैंने कहा था ना स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, ये सब स्क्रीनिंग में होता है। इवन कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी या जो फैमिलियल जो सस्पिशियस होती हैं फैमिलीज के जिनमें ज़्यादा कॉमन होता है, उनमें तो हम एंडोस्कोपीज़ जो होती हैं गेस्ट के बाय माउथ और नीचे से कोलोनोस्कोपीज़, वो दोनों हम करते हैं और बायोप्सीज़ लेते हैं ताकि इनको जो है हम डिटेक्ट भी कर लें, डायग्नोज भी कर लें और फर्दर ट्रीटमेंट हो जाए इनके। मैम कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जिस मशीन में से आप खड़े हो 5-10 मिनट के लिए और वो पूरा आपके सारी बॉडी चेक कर ले कि कोई एबनॉर्मल सेल्स है ना। पेट स्कैन है, लेकिन जब तक सस्पिशन नहीं होगा तो हम क्यों करेंगे पेट स्कैन? नहीं, जस्ट टू रूल आउट के पता ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ओवर मतलब दिस इज कॉल्ड एज द मिसयूज ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस। पेट स्कैन मतलब पेट स्कैन नहीं, एनी मतलब ऐसे ही नहीं है। मुझे मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हेल्दी फिट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ना वो होते हैं और जिनके अंदर ऑब्वियस प्रॉब्लम नज़र आ रहे होते हैं वो इग्नोर कर रहे होते हैं। पेट स्कैन करवा, अगर हमें कहीं लीजन लगेगा या कोई चीज़ फील होगी देन वी गो फॉर द पेट स्कैन ना। वो ऐसा नहीं होता कि अगर यहाँ पे जो है आर्म पे एक कोई लंप है तो उसके लिए मैं अल्ट्रासाउंड भी करवाऊँ, सीटी स्कैन एब्डोमेन भी करवाऊँ, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी करवाऊँ। उसकी बायोप्सी कर लेते तो काफ़ी था। राइट। अच्छा, पेट स्कैन मैम किन लोगों के लिए रिकमेंडेड है पेट स्कैन फिर? जहाँ पे हमें सस्पिशन हो, जहाँ फेमिलियल भी बैकग्राउंड हो, जहाँ फेमिलियल के साथ जहाँ पे हमें सस्पिशन हो मेलिग्नेंसी का, जहाँ पे हमारे डायग्नोस्ड केसेस ऑफ मेलिग्नेंसी हैं किसी पार्ट पे, हमने उनका फर्दर देखना है कि उनकी कोई और डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, कहीं और तो मेटास्टेसाइज नहीं हुए में जो कि हमसे ओवरलुक हो रही है। अच्छा, ये आपने जो टर्म अभी कही है मेटास्टेसाइज, ये थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दे, हमारे लोग को कहेंगे क्या मेटास्टेसाइज? हाँ, मेटास्टेसाइज करना ये होता है कि प्राइमरी कैंसर किसी एक जगह पे है बॉडी के पार्ट पे, और उस लेट्स से इंटेस्टाइन में, आंतों में है, लेकिन उसकी मेटास्टेसिस हुई है लिवर में, यानी उसके बाद जो कैंसर हुआ है वो लिवर में। जैसे कहते हैं आम लोग कि जड़ वाली बीमारी थी। क्यों कैंसर को जड़ वाली बीमारी कहते हैं? कि इसकी जड़ें इधर उधर स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और ये कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद जो है वो एक्जिला में गया और लंग्स में गया, लिवर में गया, बोन में गया, फैल गया। जो चीज़ जिसको कहते हैं ये होती है फैलना, उसका फैल जाना और जगहों पे, अपनी प्राइमरी जगह से पे भी होता है और जगहों पे भी फैल जाता है। बिल्कुल राइट। इट्स लाइक कि जैसे आपने मैपल ट्री देखा होगा, बरगद का दरख्त, तो उसकी जैसे जड़ें नहीं स्प्रेडेड होती हैं, इट्स जस्ट लाइक दिस। अच्छा मैम, अब कुछ डाइट रिलेटेड भी इससे है कि हम जितना रिफाइंड फूड खाते हैं, माइक्रोवेव का क्या रिलेशन है इससे? क्या माइक्रोवेव भी कैंसर कर, मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। कुछ स्पेसिफिक डाइट्स हैं, जैसे कि ना मैंने कहा ना कि बहुत चिली फूड है, स्मोक्ड फिश है, कुछ पर्टिकुलर कैंसर्स के लिए जैसे सी एसोफिगस के लिए मतलब हमारे प्रिजर्वेटिव होती है, केल होता है, और एक स्पेसिफिक किस्म की कैबेज है, हमारे यहाँ नहीं होती है, मतलब वो होती है। तो ये सब चीज़ें, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, और
इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कंट्रीब्यूटरी डाइटरी फैक्टर्स में आते हैं। बीफ आता है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं, कोई भी चीज़ जो अच्छा, एक और चीज़ भी कही जाती है कि जो चीज़ें पैकेट में आ रही हों, बच्चों के चिप्स, बच्चों के बिस्किट, बच्चों के ये, बच्चों की टॉफ़ी, क्या ये सब भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में आते हैं? नहीं। कहते हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है प्रिजर्वेटिव होता है। देखिए, अब ये तो डिपेंड करता है कि कोई पर्टिकुलर टाइप उसकी ऐसी हो, लेकिन हम उस लेवल में सारे बिस्किट सारे उसको नहीं ले लेंगे। हाँ, हम कंपनियाँ नहीं बंद करा रहे। हाँ हाँ नहीं, कंपनी ना बंद कराने के अलावा भी जैसे आपके अच्छे क्वालिटी के बिस्किट्स हैं या वो हैं, उसमें तो इतना वो नहीं होता। अब अगर होम कुक्ड है, बिस्किट्स होम होम बेक्ड कुक्ड है। है, बेक्ड है, बेकरी आइटम्स हैं, इतना नहीं होता। अच्छा मैम, वो चीज़ें जो ओवर द शेल्फ 2-2, 3-3, 4-4 साल स्टेल हो जाती हैं तो ऑब्वियसली कि उनके अंदर अपने वो पैदा हो जाते हैं बैक्टीरिया, वो वैसे ही हार्मफुल फॉर द हेल्थ हैं। कैंसर में उनमें से कुछ चीज़ें जैसे फंगस है, कुछ चीज़ों में ईस्ट है, ये अगेन कैंसर कॉजिंग होती है, और जो कि हमें पता ही नहीं होता और हम खा रहे होते हैं। अच्छा, इससे अच्छा ये नहीं कि हम बेकरी के बिस्किट्स वो करें। बेकरी के बिस्किट का आपको पता है 4-5 दिन में ख़राब हो जाएंगे, यू हैव टू फिनिश देम। अगर आपको बिस्किट्स खाने का शौक है, इंस्टेड कि हमने वो पैकेट वाला लिया जो कि 4 साल बाद एक्सपायर हो रहा था, तो मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव ज़्यादा थे और उसको ज़्यादा जो है ख़तरनाक हो सकता है। बेकरी का बिस्किट प्रॉबली नहीं हो सकता, राइट? I mean, let's take it to the general sense. मैं ऐसे सोचती हूँ कि वो चीज़ जिसका पता हो कि आपको बस ख़राब होने वाली, ख़राब हो जाएगी 2-3 दिन में, जो आपने खुद देखें जो उसमें प्रेजर्वेटिव के कैंड चांसेस नहीं फूड्स होते। होते हैं ना, वो उसमें आते हैं। जैसे सॉल्टेड स्मोक्ड फिश होती है, इवन वो भी होती है, या बहुत से इस तरह के कुछ चीज़ों पे रिसर्च में है। अजीनोमोटो भी उसमें आ रहा है, इवन जहाँ से चला है चाइना जापान में, वहाँ बैन हो गया है, और वी आर यूजिंग दिस। हमारे हर चाइनीज़ में डलता है और बाकी चीज़ों में भी डलता है टेस्ट के लिए, मैं आपको बताऊँ। हाँ तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैंसर कॉजिंग है, कैंसर कॉजिंग है, और उन्होंने छोड़ दी हैं जिन्होंने स्टार्ट की थी। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको पता चल गया। और उन्होंने फिर भी दुनिया को बताया कि डोंट यूज़ देम, बट आई डोंट नो व्हाट विल, हम लोग कब समझने वाले हैं बात। क्योंकि अभी भी मतलब आप बहुत सारे अच्छे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं जिनके आप मेन्यू लेते हो, उसके ऊपर लिखा होता है नो MSG, लेकिन वो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। ये जो हम लोकली किसी चाइनीज़ उससे मंगा लेते हैं, एक तो उनकी स्पाइस पता नहीं क्या होती है, और दूसरा ये कि वो उन्होंने बहुत अजीनोमोटो उसमें डाला, बहुत चाइनीज सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। अच्छा, तो ये सब चीज़ें जो है ये कैंसर कॉजिंग है। मैम अब मुझे बताइए कि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कैंसर किस चीज़ का हम लोग को यूजली मिलता है? देखिए, हमारे यहाँ जो कॉमन कैंसर्स में एक तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, दूसरे हमारे यहाँ माउथ कैंसर बहुत कॉमन। माउथ कैंसर बहुत कॉमन है, दैट्स अगेन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दोस पांचालिया गुटकास। यस यस। उसके बाद और कैंसर्स भी हैं जैसे कोलोनिक है, रेक्टल है, वो सब आते हैं। लंग कैंसर है स्मोकिंग की वजह से, ये ज़्यादा कॉमन है। होने को तो सारे ही कैंसर होते हैं, कि चाहे आपके लिवर का है, प्रोस्टेट का है, एड्रिनल्स का है, किडनी का है, सब होता है। आई थिंक मेल फीमेल का थोड़ा सा वो भी होगा, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है, मेल में प्रोस्टेट कैंसर होता है, ये ज़्यादा कॉमन है। बट मेल तो जितना मेल में जितना फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, इतना प्रोस्टेटिक कैंसर उस रेशियो से उतना कॉमन नहीं है, उतना कॉमन नहीं है मेल में। ठीक है मैम, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह मैं आपको बता रही थी कि हमारे यहाँ अवेयरनेस का ये हाल है कि आप जब दुकान पे खड़े होते हैं तो पीछे से बात आती है, भाई वो वाली सिगरेट का पैकेट देना जिस पे लिखा है मुंह के कैंसर। और आप उनको मतलब आप उस कितनी हेल्पलेस और अजीब सी सिचुएशन में आ जाओ कि आप उनको क्या समझाओ, डराओ भी किस चीज़ से। मुंह के कैंसर लिखा हुआ है, बनी हुई तस्वीर बनी हुई। आप ये कह रही हैं, मेरे पास पेशेंट्स आए, उनके साथ पूरी फैमिली थी, उनके भाई वगैरह, वो देख भी रहे हैं और वो उसकी कंडीशन भी देख रहे हैं कि मतलब क्या है कि मैगेट्स चल रहे हैं और थ्रू एंड थ्रू है, और वो इतना सा भी, यानी एक स्ट्रॉ भी नहीं आप घुसा सकते माउथ के अंदर। हाँ, तो वो एक्सट्रैक्ट करते हैं सामने के दांत फिर। वो मतलब कहने का ये कि उस पे भी वो सब खा रहे हैं। नहीं। हाँ, उसके मैंने कहा तुम अपने भाई से ही बेटा इसको थोड़ा सा देखो, कुछ सबक सीखो। यंग 23, 24, 26 ईयर, मतलब ये भी नहीं कि कोई कहें कि कोई नहीं, वो तो हमारे नाना भी खाते थे, दादा भी खाते थे, इससे थोड़ी होता है। नॉट कन्विंसिंग।
मतलब यही वाले उनके एक्सक्यूज आते हैं, वो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जब उसने लिखी होगी हो जाएगी। बस इसको ये वाली बात, फिर दादा नाना चाचा ये सभी खाते पीते थे तो उनको कुछ नहीं हुआ, तो ये इस तरह के एक्सक्यूजेस आपको मतलब बहुत एक अजीब किस्म की मेंटालिटी से मिलते हैं। लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंट हैं। ये वो लोग हैं जो डिनाइल में रहते हैं और डिनाइल में रहना चाहते हैं जब तक इनके सामने और इनके घर वालों के सामने सिचुएशन आ जाए। मैं आपको इवन सिचुएशन भी आ जाती है तो भी उसको ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब भी डिनाइल में रहते हैं। तब भी डिनाइल में रहते हैं जब तक लास्ट स्टेजेस। मतलब सीरियसली मैंने कैंसर के पेशेंट्स, क्योंकि मेरा ओरल कैंसर से ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, तो मैंने ओरल कैंसर के पेशेंट्स को, अगर कोई मीडियोकर घर का आता था तो मैंने उनको सड़क पे आते देखा है, पूरे ख़ानदान को, क्योंकि इतना इसके ऊपर ख़र्चा ये वो, फिर भी कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, 5 साल का रिकरेंस है ये वो, तो मतलब ये हाल हो जाता है। आप समझाते रहते हो किसी को जिसमें आप देखते हो कि ये टेंडेंसी है, लेकिन इस पे तो मैं कहती हूँ कि कंटिन्यूस प्रोग्राम होना चाहिए या कुछ होना चाहिए शायद में भी, मतलब जो लाइफ एग्जांपल्स हैं उनको टीवी पे ना ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि एटलीस्ट कुछ लोग तो इससे बचें। ये मतलब बिल्कुल 100% प्रिवेंटेबल है, ऐसा 100% प्रिवेंटेबल है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि ये अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो नहीं हो, नहीं हम नहीं खाएंगे तो भी होगा। मतलब सिर्फ वो बहस कर रहे होते हैं बट वो उससे कोई लेसन नहीं ले रहे होते हैं। अगर ये ना लें तो 100% वो बच जाएं सीरियसली। लेकिन ऐसा सोचते नहीं ना, पता नहीं ऐसा नहीं सोचते या सोचना नहीं चाहते, डिनाइल में रहना चाहते हैं, और फिर अपने साथ वो फिर अपने पूरे ख़ानदान को भी पैसिव स्मोकिंग में भी इन्वॉल्व करते हैं। बच्चे भी घर पे देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, पैसिव स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो पूरा ख़ानदान जो है वो अफेक्टेड हो जाए। राइट। अच्छा मैम, वैसे तो कैंसर पे बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए, अब थोड़ा सा बस जाते जाते मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, इसके बारे में ज़रा जल्दी से बता दीजिए कि ये देखें जो कैंसर के ना ट्रीटमेंट के ना 3 मेन वो हैं। ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन, उसमें तो ब्रेस्ट कैंसर में तो 4 हैं कि हार्मोनल आ जाता है यानी टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, लेकिन बाकी तमाम कैंसर्स में 3 मेन वो हैं। एक सर्जरी, यानी पहले आप उसको रिमूव करें, देन कीमोथेरेपी का लफ्ज़ सुनते ही लोग जो है ना वो हो जाते हैं। कीमोथेरेपी क्यों होती है? जब हमने ऑपरेट करवा दिया तो वाई टू डू द कीमोथेरेपी इसलिए होती है कि जो सर्कुलेशन में उसके सेल्स गए होते हैं उनको भी तो मारना है, किल करना है। कीमोथेरेपी वर्ल्ड 1 साल ऐसा हुआ है अभी 2-3 ईयर्स बैक कि 4 फ़रवरी को सब ने सिर्फ उनके साथ अपनी रिकॉन्सिलेशन के तौर पे, कैंसर पेशेंट्स के कीमोथेरेपी से बाल झड़ जाते हैं, लोगों ने अपने आप को बाल्ड किया कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, एक आम इंसान भी हेयरलेस हो सकता है। सही, सिर्फ उनको रिकॉन्सिलेट करना। और रेडियोथेरेपी, दूसरी बात ये कि रेडियोथेरेपी होती है कि सिर्फ लोकलाइज उस एरिया के सेल्स को जो कि वहाँ पे अगर रिमेनिंग रह गए हैं, जाहिर सी बात है अगर हमने ये डीबल्क किया, हमने इतनी मार्जिनस ले ली, फिर भी कोई हो सकता है, तो उनको सिर्फ लोकल ट्रीट करने के लिए जो है रेडियोथेरेपी होती है। राइट। ओके जी, वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से अभी हम आपको जितनी इन्फॉर्मेशन इस टाइम में निकाल के दे सकते थे वो दी, लेकिन बात वही है कि थोड़ी सी भी चीज़ हो उसको इग्नोर नहीं करना और सालों साल रख के पालना नहीं है, बल्कि उसी वक्त उसी ऑर्गन से रिलेटेड आपने स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूर है। ठीक है, फिर अल्लाह करे वो कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन खुदा ना खासा कोई बड़ी बात होने वाली हो तो वो वहाँ पर रोक दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है, कम्प्लीटली सेफ कर लिया जाता है उस चीज़ को। यहाँ पर डॉक्टर साहब पर मुझे इजाज़त दें। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।